हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम 13 मई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो सेशन की करते हैं शुरुआत। और अगर आपने स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक कर लीजिएगा। और पिछले सेशन में मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था, इसका ठीक जवाब क्या होगा। लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हरियाणा के क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले से लेके और सबसे नवीनतम तक बताना था आपको। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरियाणा का नियंत्रण हस्तांतरित करने के लिए सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। अब ये ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव की कब हुई थी, आपने बहुत बार पढ़ा है इसको। 1803 के अंदर हुई थी ये वाली। इसमें दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसके बाद में जो दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। और इसके चलते हुए हरियाणा का कंट्रोल है औपचारिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर हो गया था। पूर्ण रूप से कंट्रोल उनके पास में लगभग 1809 से 1810 के टाइम पीरियड में आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। इस संधि के मतलब इस टाइम तक बीच में कुछ हद तक जो है ना काम करते रहे थे जो मराठा लोग थे और सिंधिया वगैरह, पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों के हाथ में इसी साल में आया था। ये क्वेश्चन भी HSSC ने पूछा है और ये तो खैर पूछा ही है, आपके आगे है ही ये। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट है कि हाँसी में जॉर्ज थॉमस के स्वतंत्र राज्य की स्थापना। तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा हाँसी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1797 के टाइम पीरियड में। 1997 से 98 का टाइम पीरियड था। तब आयरिश एक साहसी व्यक्ति था, हाँसी को अपनी राजधानी बनाया था और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पे इसने मिंट की स्थापना भी की थी। मिंट यानी कि टकसाल होती है, सिक्के ढालने के सांचे वगैरह, तो यहाँ पे स्थापना हुई थी। इसके बाद में आता है कि व्यपगत के सिद्धांत के तहत अंग्रेजों के द्वारा कैथल राज्य का विलय किया गया। तो व्यपगत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, इसका विलय किया गया था 1843 के अंदर किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया यह सिद्धांत था। तो भाई उदय सिंह की मौत के बाद में उनके कोई पुरुष उत्तराधिकारी न होने के कारण अंग्रेजों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते हुए कैथल का पूरा विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। ये जो व्यपगत का सिद्धांत था, इसका मतलब था कि अगर आप जब तक कायम राजा हैं तब तक तो ठीक है, अगर आपकी औलाद नहीं है तो इससे पहले तो गोद ले लिया करते थे, दत्तक पुत्र गोद ले लिया करते थे मतलब। लेकिन अब आप गोद लिया हुआ बच्चा आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी तो हो सकता है, लेकिन आपके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा। राज्य अगर आपकी खुद की संतान नहीं है तो ये फिर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। तो भाई उदय सिंह की मौत के बाद में उनका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, इसी के करके इसको 1843 के अंदर पूरा उसमें मर्ज कर दिया था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में करनाल की जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई कब हुई थी सर? ये लड़ाई हुई थी 1739 के टाइम पीरियड में हुई थी, 1739 में हुई थी। फारसी आक्रमणकारी था नादिर शाह और मुगल शाह। मुगल में एक थे रंगीला, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना करते हैं। इसके बीच में युद्ध हुआ था ये, जिसमें नादिर शाह की विजय हुई थी। सो आपको बताना ये है कि इसका जो सही टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा सर। तो सही टाइम पीरियड में आपका सबसे पहले तो 1739 ही दिख रहा है, तो फोर्थ पॉइंट सबसे पहले आएगा आपका, है ना। उसके बाद में आपको दिख रहा है 1797-98 का, उसके बाद में सेकंड पॉइंट आएगा। फिर 1803 का दिख रहा है तो पहला पॉइंट आएगा आपका, और इसके बाद में 1843 आएगा तो मतलब आपका थर्ड पॉइंट आ जाएगा, राइट। तो पहला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप CET मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइए, द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। हाल ही में हरियाणा परिवहन विभाग से संबंधित कौन सी नई सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो रिसेंटली विच न्यू फैसिलिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड रिलेटेड टू द हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा क्या सर? इसका ठीक आंसर होगा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बसों की लाइव लोकेशन और समय की जानकारी। जैसे हम लोग ट्रेन की लाइव लोकेशन चेक कर लेते हैं ना, ऐसे ऐसे हम लोग अब अपनी रोडवेज बसों की भी लाइव लोकेशन और समय की जानकारी है वो ट्रैक कर पाएंगे।
हरियाणा सरकार के द्वारा टोटल 1000 नई बसें खरीदने की घोषणा की गई है, जिसमें से 500 इलेक्ट्रिक बसें होंगी और 500 सामान्य बसें होंगी। सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली बनाना इसका टारगेट है। इसके अलावा सरकार के थ्रू एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी की जा रही है, जिसके चलते आप लाइव लोकेशन, टाइम टेबल, रूट की सही जानकारी ये सब देख सकते हैं। हरियाणा के बस अड्डे पे जैसे एयरपोर्ट पे फ्लाइट के टाइम वगैरह होते हैं, वैसे वैसे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जाएंगे। कब बस जाएगी, कब बस आएगी, इनकी सटीक इन्फॉर्मेशन भी रहेगी इनकी। परिवहन विभाग ने एक ऐसा सिस्टम भी लागू किया है कि यदि कोई ड्राइवर निर्धारित रूट से बस को हटाता है या किसी स्टैंड पे नहीं रोकता है तो तुरंत इंस्टेंट जो है ना एक अलर्ट भी जनरेट हो जाएगा। ये अक्सर हरियाणा में बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वहाँ से बस नहीं रोकते हैं। जैसे स्पेशली अगर मैं मेरे एरिया से अगर हिसार से दिल्ली के रूट पे जैसे अक्सर जाना होता है तो अक्सर मैंने लोगों को सुना है बस में यात्रा करते समय कि यहाँ पे बस नहीं रोक रहे हैं, गाँव से उस गाँव से बस नहीं निकाली जा रही है, बाईपास बसों को निकाल दिया है। तो अब इन फ्यूचर के लिए आपको ये इंस्टेंट अलर्ट वाला सिस्टम है वो होगा, जिसकी चलते हुए प्रॉपर मॉनिटरिंग रह पाएगी। और इसका बेसिकली जो है ना अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी, यानी कि जवाबदेही भी होगी। रूट डाइवर्जन होने पे ड्राइवर से स्वचालित रूप से ऑटोमेटिक स्पष्टीकरण जो है ना मांगा जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए बसों में जीपीएस लगाया जाएगा, एसओएस लगाया जाएगा, ऐसे बटन लगाए जाएंगे। अब ये जीपीएस जैसे आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, अलर्ट सिस्टम जो होता है ना आपका यहाँ पे जो है ना हम लोग ये लगाएंगे, इसकी वजह से सीधा कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया जा सकेगा इनको, ताकि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको रिजॉल्व किया जाए, जिसको निर्भया फ्रेमवर्क के नाम से हम लोग जो है ना जानने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद में अगली बात है हरसेक की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हरसेक जो है ना आपके पास में, इसका मतलब है हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। तो हरियाणा के द्वारा सभी रूट और स्टॉप का डिजिटलीकरण और सतह मानचित्रण यानी कि सरफेस मैपिंग है उसको लगभग पूरा कर लिया है, क्योंकि रूट का मैपिंग होगा तभी तो आपके पास में प्रॉपर लाइव लोकेशन है उसको आप लोग देख सकेंगे ना। अगर रूट का मैपिंग ही नहीं होगी तो आप लोग कैसे चेक कर पाएंगे। तो जो जीपीएस मॉनिटरिंग सिस्टम है वो लगाया जाएगा। पैनिक बटन है, पैनिक बटन ही बोलते हैं एसओएस को हम लोग, ठीक है ना। एसओएस वैसे होता है आपका कि सेव आर सॉल जिसको बोलते हैं, या सेव आर शिप्स जिसको कह सकते हैं। कई जगह पे इसका अलग अलग यूज़ होता है, पर इसको पैनिक बटन आप लोग कह सकते हैं कि हमारे मदद के लिए, जिनको पैनिक बटन, पैनिक अलर्ट भी बोल देते हैं, चलेगा। तो हरियाणा रोडवेज में 1000 नई बसें होंगी, 500 सामान्य बसें, 500 इलेक्ट्रिक बसें। विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन, जिसको हम कह रहे हैं कि VBG राम जी, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है VB जो जी राम जी। और इसके बारे में अगर हम लोग जो है ना बात करते हैं तो ये अधिनियम 2025 को पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कब से लागू किया जाएगा। तो अभी 2025 का ये अधिनियम है, इसको लागू पूरे देश के अंदर किया जाने वाला है। 1 जुलाई 2026 को इसको लागू किया जाएगा। ये भारत सरकार के अंदर रूरल एरिया के लिए स्टार्ट किया गया एक नया मिशन है, जिसका मेन टारगेट ये है कि गांव में रोजगार को बढ़ावा देना, गांव में जो लोकल लोग हैं उनको गांव के लेवल पे ही काम मिलना, सब रोजगार मिल जाएगा, पलायन की कमी हो जाएगी, लोग इधर से दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट करवाने की कोशिश करेगी सरकार, वुमेन एम्पावरमेंट में सरकार कोशिश करेगी कि बढ़ावा मिल पाए। तो पुराना कानून जो था ना वो था मनरेगा था, मनरेगा 2005 का उसका स्थान लेगा। अब ये पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए ग्रामीण आजीविका और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना इसका टारगेट है। अब हर एक ग्रामीण परिवार को 1 साल के अंदर 125 दिनों के अकुशल शारीरिक कार्य यानी कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की गारंटी मिलेगी। पहले मनरेगा में ही 100 दिनों की गारंटी होती थी। ये एक प्रकार का वैधानिक गारंटी, काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी सरकार के थ्रू दिए जाते हैं। इसमें 60-40 का रेशो होता है, यानी कि सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा मिलता है 40 और 60-40। 60 होता है केंद्र का, राज्य का होता है 40%। 90 और 10 का रेशो होता है उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों के लिए, क्योंकि इनमें ज़्यादा इनकम के सोर्सेस नहीं रहते हैं। 100% होता है बिना विधानसभा वाले यानी कि यूनियन टेरिटरीज के अंदर। इसके अलावा जो नॉर्मेटिव एलोकेशन है, बजट अब डिमांड ड्रिवन की बजाय केंद्र सरकार के द्वारा तय की गई एक
एक निश्चित सीमा यानी कि सीलिंग के आधार पे ही जो है ना वो बजट का आवंटन है वो किया जाएगा। और इसके अलावा जो है ना आप लोगों को याद रखना है, इसके अंदर 4 मेन कैटेगरीज के अंदर इसको बांटा है। पहला तो है जल सुरक्षा पे यानी कि जल संरक्षण और सिंचाई संबंधी कार्य। दूसरा इसको कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सड़कों और कनेक्टिविटी को सुधारना। एक आता है कि आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा, जैसे गोदाम है, बाजार है, उत्पादन संपत्तियां हैं, इनके 4 मेन एरियाज होंगे। 3 और एक डिजिटल टेक्निक सुधार में भी कोशिश की जाएगी। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए होगी इसमें, और इसके अलावा सभी कार्यों की जीपीएस आधारित निगरानी की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में दर्ज किया जाएगा। ग्राम पंचायत योजना, इस विकास की योजनाएं ग्राम पंचायत स्तर पर विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत ये सारा काम होगा। तो पहले वाले में 100 दिन का काम था, अब 125 दिन का हो गया है। फंडिंग पहले ओपन एंडेड होता था, अब नॉर्मेटिव एलोकेशन होगा। खेती का सीजन कोई निश्चित रोक नहीं है, लेकिन 60 दिनों का अनिवार्य ठहराव होगा बुआई कटाई के समय। मैनुअल एप्लीकेशंस के थ्रू हाजिरी होती थी, मैनुअली होती थी ज़्यादातर, या कुछ एप्लीकेशन भी आई थी वैसे, पर अब बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन से ही होगा। प्रशासनिक खर्च पहले 6% था, अब 9% हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल आता है कि हरियाणा में किस नेशनल हाईवे पर पानीपत रक्षा सेक्शन पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लग रहा है नेशनल हाईवे 44 के ऊपर लग रहा है। देश का सबसे वेस्ट नेशनल हाईवे 44 पानीपत रक्षा सेक्शन पर अब बारिश की बूंदें बर्बाद नहीं होगी। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अंबाला, शाहबाद और मंडी गोविंदगढ़ जैसे इलाके में ग्राउंड वाटर लेवल को सुधारने के लिए और जल भराव की जो प्रॉब्लम है उससे भी निपटने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम है उसको लगाने का स्टार्ट किया है काम। ग्रीन हाईवे नीति के तहत किसी 4 लेन हाईवे पर स्टार्ट की गई ये देश की पहली ऐसी योजना होने वाली है। हरियाणा में विजन एआई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो विजन एआई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के 50वें स्थापना दिवस पर विजन एआई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये एआई टूल पूरे हरियाणा में लगने वाले खर्च और राजस्व का पता लगाएगा, जिससे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है वो एक जनरेट की जाएगी एक ही जगह पे। 5 साल तक लक्ष्यों की समीक्षा जो है ना वो भी बनी रहेगी इससे। इसके अलावा आता है एनएबीएच से कब तक हरियाणा की सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में 100% NABHRC सर्टिफिकेशन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो NABHRC जो है ना ये सर्टिफिकेशन प्राप्त करने का टारगेट रखा है दिसंबर 2026 तक रखा गया है। तो ये तो याद रखना ही है डियर आप लोगों को यहाँ पे। और दिसंबर 2026 मतलब इस साल के एंड तक रखा गया है। तो हरियाणा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं की गुणवत्ता में उत्कृष्ट प्रगति करते हुए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणन और गुणवत्ता अवार्ड्स हासिल करने के लिए राष्ट्रीय मानकों को पार करने की जोर दिया है। हरियाणा स्टेट हेल्थ सेंटर जिसको बोलते हैं हम लोग NABHRC के नाम से जानते हैं हम लोग। और इसके अलावा NABH सर्टिफाइड 1560 पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन कवरिंग 57% ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो 1560 सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं को NABH प्रमाणित किया गया, जिसमें से 57% सार्वजनिक संस्थाएं भी आती है आपकी, ठीक है। तो इनको आप लोगों को जरूर याद रख लेना है। और इसके साथ साथ जो है ना आप लोगों को और याद रखना है कि NABHRC हैज़ अ टारगेट टू अचीव 100% NABH सर्टिफिकेशन इन ऑल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इन दिसंबर 2026। तो इसको भी आप लोग जो है ना ये याद रख लेना है डियर, ठीक है। सो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि जो NABHRC है इन्होंने कब से कब तक हरियाणा की सारी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में 100% सर्टिफिकेशन प्राप्त करने का कहा है। तो दिसंबर 2026 कहा है, ध्यान रखना। NABH रिसोर्स सेंटर है आपके पास में ये वाला, ठीक है ना। ऐसे NABH का मतलब होता है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड है फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के नाम से हम लोग जो ना इसको जाना करते हैं। ये हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर से जुड़ा हुआ है।
पंचकुला जिला सिविल अस्पताल अप्रैल 2017 में देश का पहला बेसिकली NABHRC सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना था। ये भी ध्यान रखना है डियर आपको यहाँ पे। तो NABHRC जो है ना सर, ये बना था पंचकुला 2017 में। डायरेक्ट क्वेश्चन इसका बन सकता है। इसके बाद 2018 में जो है ना PHC नागरा नगरी स्थित अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर देश का पहला प्रमाणित स्वास्थ्य सेंटर है, ये बना था। जून 2022 में हरियाणा का पहला सिविल हॉस्पिटल जो है ना मुस्कान प्रमाणित जिला अस्पताल है, ये बन गया था। इसके अलावा जून 2024 में सोनीपत के रायपुर स्थित भगवान आरोग्य मंदिर उप केंद्र देश का पहला बायोडिग्रेडेबल अवशेष प्रबंधन अवार्ड प्राप्त करने वाला केंद्र बना था। नेक्स्ट आता है हम लोग अगले सवाल पे। तो हरियाणा के अंदर जो DSR मतलब डायरेक्ट सीडिंग करते हैं, धान की रोपाई नहीं करेंगे, सीधा बिजाई करेंगे, तो धान की खेती पे सरकार 4500 रुपये प्रति एकड़ देगी। ये योजना मेन रूप से भूजल को बचाने के लिए है। पहले 4000 होते थे, अब इसको 4500 कर दिए गए हैं। इस तकनीक से धान की खेती में 30% तक पानी की बचत हो सकती है। तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस DSR बोलते हैं हम लोग इसको। हरियाणा में बाल विवाह पर पूरी तरीके से रोक लगाने का टारगेट हमने कब तक रखा है? तो ये साल 2030 तक रखा है। हरियाणा सरकार ने बाल विवाह में पूरी तरीके से रोक लगाने का टारगेट साल 2030 तक का टारगेट रखा है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग एक विशेष पोर्टल तैयार कर रहा है। इसके माध्यम से 12 विभागों के साथ मिलकर बाल विवाह के मामलों की सही मॉनिटरिंग की जाएगी। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, बताइएगा इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।